नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर होता है जिससे कि हम लोग पैसों के लेन देन करते हैं बिजनेस में। अब अगर हम इन दोनों शब्द का मतलब जाने, नेगोशिएबल और इंस्ट्रूमेंट का, तो इससे ये पता चलता है नेगोशिएबल ऐसी कोई भी चीज़ जिसे हम डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंट कोई भी चीज़ जो कि रिटर्न हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न हो। अब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने के लिए और उसके टाइप्स को जानने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 को देखेंगे। अब इसके अंदर 13 क्लॉज 1 है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करता है। एक्चुअल में डिफाइन नहीं करता, बस ये बताया है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स क्या हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी कि ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप्स है। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कहीं पे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन नहीं किया है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट रहता है जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। मतलब अगर मैं किसी इंसान को दे रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि उस इंसान को पैसा मिलेगा जिसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा। ये इजीली ट्रांसफरेबल है, ठीक है, और जिस भी पर्सन के पास जाता है ना, उस पर्सन को इसका ओनरशिप का राइट मिल जाता है। बस सीधे आपने किसी को दे दिया, वो उसका ओनर बन गया, और ये हमेशा रिटर्न फॉर्म में रहता है। और पेमेंट, जो पैसा पे करना होता है, उसका भी टाइम डिफाइंड रहता है इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। और अगर जो ट्रांसफरी रहता है जिसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिलता है, भले अगर वो बोनाफाइड है, बोनाफाइड वो एक्ट कर रहा है, तो भले से जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, फिर भी ट्रांसफरी के टाइटल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, टाइटल डिफेक्टिव नहीं माना जाएगा, टाइटल एकदम सही माना जाएगा। अब आता है अगली स्लाइड पे कि आखिर ज़रूरत क्या पड़ी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। देखो, ये जो चीज़ थी ये पहले से यूज़ होती थी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और आज के भी टाइम में जैसे हम लोग जब भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले चेक आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे ज़्यादा कोई चीज़ अगर यूज़ होती है तो वो होती है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इससे पहले भी, मतलब ये जो एक्ट है उससे आने से पहले भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता था बिजनेस के टाइम पे। देखो, एक क्या होता था कि जो पैसा रहता था उसे एक जगह कैरी करो, और ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही टाइम पे इंसान के पास पैसा होता है, ऐसे बिजनेस कैसे होगा। तो इसी चीज़ को ना एक तरीके से लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए NI एक्ट पास किया गया, और इससे बिजनेस जो रहता है ना ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसका समरी ट्रायल होगा अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बहुत फायदे हैं। जैसे सपोज मेरे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मेरे से किसी ने पैसा लिया था और वो मुझे बदले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा मुझे ही मिलेगा। अगर मैं वो किसी और को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर देती हूँ ना, तो उस इंसान को वो पैसा मिलेगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे, देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कितने तरीके के। तो प्रोमिसरी नोट जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है, और चेक जो कि सेक्शन 6 में डिफाइंड है। तो जल्दी से आते हैं प्रोमिसरी नोट होता क्या, अगली स्लाइड पे। प्रोमिसरी नोट बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहेगा जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करती है कि मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा, ठीक है। इसमें जो डे रहता है वो भी फिक्स्ड रहेगा। ये किसी तरीके की बैंक नोट या फिर करेंसी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पार्टी प्रॉमिस करते हैं, तभी इसका नाम प्रोमिसरी नोट है। अब अगले साइड पे देखते हैं कि इस प्रोमिसरी नोट में पार्टीज कौन कौन होती हैं। तो सबसे पहले जो पार्टी है ड्रॉवर जो कि मेकर होता है, जो प्रॉमिस करता है, जो कि प्रोमिसरी नोट को बनाता है। वो प्रॉमिस करेगी कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, उसे कहते हैं ड्रॉवर। और पे वो होता है जिसे पैसा मिलना होता है, ठीक है। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। हेयर यू कैन सी हाउ प्रोमिसरी नोट लुक्स लाइक। अब अगले स्लाइड पे देखते हैं कि इसे क्या क्या एसेंशियल्स है, कब हम प्रोमिसरी नोट को वैलिड मानेंगे। अगर प्रोमिसरी नोट गलत तरीके से बना है तो वो एनफोर्सेबल नहीं होता, मतलब अगर पैसा नहीं मिलेगा, जो पे है उसे पैसा नहीं मिलेगा। अगर देखा जाए कोई फॉर्म नहीं प्रिस्क्राइब कि इसी फॉर्म में आपको मतलब प्रोमिसरी नोट बनाना होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहली चीज़, ये राइटिंग में होनी चाहिए। मेकर जो है वो इसे साइन करेगा और वो प्रॉमिस करेगा पे करने का। अब यहाँ पे जो प्रॉमिस है ना, वो एक्सप्रेसली प्रॉमिस करे। अगर उसने सिर्फ लिख दिया कि मैंने आपसे 5,000 रुपये लिए हैं, तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है, उसके अंदर प्रॉमिस होना चाहिए, ठीक है। और ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ये नहीं कि अगर बारिश हुई, अगर अर्थक्वेक आया तो मैं आपको ये अमाउंट दूंगा, नहीं, बिना किसी कंडीशन के होना चाहिए। और कितना पैसा देना है ये भी फिक्स्ड रहना है। और जो इसमें मेकर है और जो पे है वो सर्टेन होना चाहिए, मतलब पैसा किससे मिलेगा वो सर्टेन होगा।
और प्रोमिसरी नोट पे स्टैंप लगता है अंडर इंडियन स्टैंप एक्ट 1899। से केस लॉ के थ्रू अगले स्लाइड पे, इस केस में हुआ ऐसा था, जो प्रोमिसरी नोट था उस पर ये लिखा था मांगे तब देना, ऐसे करके वर्ड्स लिखे थे। तो जो इसमें डिफेंडेंट था उन्होंने ये क्लेम किया कि हमने तो प्रॉमिस किया ही नहीं है पे करने का, हमने तो बस इतना लिखा मांगे तब देना। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है, भले ही डेटर ने एक्सप्रेसली प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन इस बात से पता चल रहा है कि उनका इंटेंशन था अमाउंट पे करने का। अब आता है अगले स्लाइड पे, एक और केस देखते हैं। इसमें जो डिफेंडेंट था उसने प्रोमिसरी नोट पे क्या किया, सिर्फ एक्नॉलेज किया कि उसे जो है 5,000 रुपये सम उसने रिसीव किए हैं प्लेंटिफ से। अब उसने ये नहीं उसमें लिखा कि मेरे को 5,000 रुपये प्लेंटिफ को देने हैं। अब वो कोर्ट में गया, उसने ये बात कही कि जो प्लेंटिफ था उसके पास में 7,000 रुपये उधार थे, तो उसमें से उसने मुझे 5,000 रुपये दें, यही बात मैंने इस नोट पे लिखा है। तो अब कोई क्या कर सकता है, डेफिनेटली तो कोई प्रूफ था नहीं, तो ये जो प्रोमिसरी नोट था एनफोर्सेबल नहीं था और डिफेंडेंट को इधर पैसा नहीं देना पड़ा। तो कुछ बातें जो रहती है ध्यान देना होता है, स्पेशली पेई को जिसको पैसा रिसीव करना होता है। बात है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं हम अपना दूसरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो कि है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैंक्स में, ठीक है, चेक से ज़्यादा बिल ऑफ एक्सचेंज यूज़ होता है। बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये भी एक डॉक्यूमेंट रहता है जो कि राइटिंग में रहता है, और इसे जो है वो पर्सन बनाता है जिसको पैसा मिलना होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से होता है कि एक ऑर्डर रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहेगा, उस पर ऑर्डर रहेगा कि किसी इंसान को ऑर्डर करेगा कि आपको मुझे इतना पैसा देना है, और वो जो ऑर्डर होगा वो बिना किसी कंडीशन के होता है, ठीक है। अब ये होते कितने तरीके के, इनके टाइप्स क्या है, जैसे हुंडीज होती हैं, डिमांड बिल होता है, अकोमोडेशन बिल होता है, इनलैंड बिल होता है, क्लीन बिल, ट्रेड बिल, ये सारी चीज़ें होती है। बिल ऑफ एक्सचेंज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बैंक में क्या होता है, लोग बैंक को एज अ क्रेडिट रख के, क्रेडिटर के तौर पे रख के सामान लेते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें लेते हैं। तो ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज तो है, ज़रूर थोड़ी कि हमेशा चेक ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक सैंपल देख सकते हो बिल ऑफ एक्सचेंज की कि होता कैसा है। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं पार्टीज़ कौन है। जैसे हम लोगों ने प्रोमिसरी नोट में पढ़ा था कि 2 पार्टीज़ है, लेकिन इसके अंदर 3 पार्टीज़ है। इसमें सबसे पहले तो ड्रॉवर। ड्रॉवर वो इंसान होता है जो क्रेडिटर होता है, मतलब जिसने पैसा दिया होता है, यानी कि अब वो पैसा रिसीव करेगा, ठीक है, डेटर से पैसा उसे मिलेगा, जिसको उसने पैसा दिया ना उससे उसे पैसा मिलेगा। सपोज मैंने आपको पैसा दिया है, ठीक है, तो अब इधर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना वो मैं बनाऊंगी, ठीक है। आप डेटर हुए है ना, और मैं क्रेडिटर हुई, तो यहाँ पे मैं क्रेडिटर हूँ ना, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज बनाऊंगी, ठीक है। और जो दूसरी पार्टी होती है ड्रॉई, यानी कि आप कहलाएंगे एक्सेप्टर, आप बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस ऑर्डर को कि आपको मैं पैसा दूंगा, ठीक है। और जो अगला पर्सन रहता है पे मतलब जैसे पे वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट करेंगे। अब आप सोचोगे ड्रॉवर और पे अलग कैसे हैं, ड्रॉवर तो वही है जिसने पैसा दिया, ड्रॉवर क्रेडिटर है ना, और ड्रॉय जो है वो डेटर है, और जो पे है उससे पैसा मिलेगा, मतलब जिसने पैसा दिया उसे ही पैसा नहीं मिलेगा। अब सोचो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ट्रांसफरेबल है। तो सपोज मेरे को किसी और को पैसा देना है, तो मैं पैसा ना दे के क्या कहूँगी कि ये लो मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तब ये पैसा ले लेना, तो वो पर्सन क्या बन जाएगा, पे ही बन जाएगा। अब आता है अगले स्लाइड पे, यहाँ पे देखते हैं एसेंशियल्स। जैसे प्रोमिसरी नोट का कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं था, इसका भी कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है, लेकिन राइटिंग में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऑर्डर कोई करेगा, जो यहाँ पे ड्रॉ रहता है ना वो ऑर्डर करता है कि आपको पैसा देना पड़ेगा, और ये जो ऑर्डर रहता है ना अनकंडीशनल रहता है, बिना किसी कंडीशन के रहेगा। अगर कोई कंडीशन लगाते भी है ना तो कंडीशन किसी कंटिजेंसी पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, मतलब वो चीज़ सर्टेन हो जिसके ऊपर कंडीशन लगाया गया है, और जितना अमाउंट देना है वो फिक्स्ड रहना चाहिए, डेट भी फिक्स्ड रहेगी किस दिन पैसा देना है। इसे ड्रॉवर और ड्रॉय दोनों ही साइन करेंगे, और या तो जब डिमांड करेगा ड्रॉवर तब आपको पैसा देना पड़ेगा ड्रॉय को, या फिर जब फिक्स डेट है वो जब एक्सपायर हो जाएगा तब, और इस पर भी स्टैंप लगेगा, और ड्रॉय को इसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अगर ड्रॉय एक्सेप्ट नहीं करता तो ये एनफोर्सेबल नहीं होता है। अगले स्लाइड पे यहाँ पे हम देखते हैं अपना आखिरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है, चेक। अब चेक होता क्या है,
ये तो सबको ही पता है। चेक क्या होता है, बेसिकली एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसे जो बैंक के पास ले जाया जाएगा। तो बैंक क्या करेगी, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट से पैसा दूसरे पर्सन को देगी। अब किसके अकाउंट से पैसा देगी, जिसने चेक को काटा है, ठीक है। अब चेक होते कितने तरीके के हैं, टाइप्स क्या है, जैसे ओपन चेक होता है, बियरर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक बेसिकली वो होता है ना, चेक के ऊपर 2 पैरेलल लाइंस बना दी जाती है। इसमें ये थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए रहता है। इससे ये होगा ना कि कोई भी पर्सन अगर चेक को बैंक में ले जाएगा तो बैंक क्या करेगी, कैश नहीं देगी उस चेक के बदले, बस ये करेगी कि अकाउंट में पैसा दे देगी जो भी पर्सन ले जाएगा। तो जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं, अगर चेक चोरी हो जाता है ना, कोई और पैसा ले लेता है, तो हम उस पर्सन को ट्रेस कर पाएंगे। सेल्फ चेक होता है, अगर हमें कभी कभी कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम खुद के ही नाम पे चेक काटते हैं। स्टेल चेक वो होता है जो चेक रहता है और वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद म्यूटिलेटेड चेक, देन गिफ्ट चेक, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे शोज़ वगैरह में जो बहुत बड़े बड़े साइज़ के चेक नहीं रहते, वो बैंक से इशू करवाना पड़ता है, बैंक उसके अलग से पैसे चार्ज करती है, काफ़ी बड़े रहते हैं साइज़ में। अब आता है अगली स्लाइड पे, देखते हैं चेक में पार्टीज कौन होते हैं। तो ड्रॉवर वो होगा जो कि चेक काटता है, चेक को जो साइन करेगा। ड्रॉई कौन होगा इस केस में, बैंक होता है, क्योंकि बैंक ही पैसा देगा। और पे कौन होता है, बेनिफिशियरी, जिसे पैसा मिलेगा। अब आता है अगली स्लाइड पे, यहाँ पे इसके एसेंशियल्स, तो वही राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए, और किसको पैसा मिलना है वो भी सर्टेन होना चाहिए। अब जैसे आप चेक काटते होगे तो उसके ऊपर लिखते हो, और उसके बाद जो चेक काट रहा है वो उसे साइन करेगा, ठीक है। और जो अमाउंट है वर्ड्स में भी लिखना है और फिगर में भी लिखना है, ठीक है। और जो ये तो आपको पता है कि जो चेक है 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। इस स्लाइड में केस लॉ देखते हैं जो कि पोस्ट डेटेड चेक के रिगार्ड में। पोस्ट डेटेड चेक वो होता है जिसमें चेक में जो तारीख रहती है ना, वो अभी की नहीं कुछ दिन बाद की लिखी होती है। तो हम उस चेक को, जब तक वो तारीख नहीं आ जाती जो तारीख चेक पे लिखा है, हम उसे उस तारीख तक बिल ऑफ एक्सचेंज ही समझते हैं उस चेक को। जैसे ही वो तारीख आएगी हम उस चेक को चेक समझने लगेंगे। तो ये एक कोर्ट का जजमेंट था रिगार्डिंग पोस्ट डेटेड चेक। अब अगले स्लाइड पे हम देखते हैं तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बीच का कंपैरिजन। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टीज की। तो प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज हैं, वरना अगर हम लोग बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक तो इसमें 3 पार्टीज हैं, ओके। और अगर बात करें स्टैंप, तो प्रॉमिसरी नोट पे स्टैंप लगाना होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंप लगाना होता है, लेकिन चेक पे स्टैंप नहीं लगाना होता। अब बात करें क्रॉसिंग की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि चेक हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रॉस नहीं किया जा सकता। ग्रेस डेज की बात करते हैं। अगर चेक का तारीख चला गया, ठीक है, चेक की वैलिडिटी चली गई, मतलब 3 महीने जा चुके हैं, तो उसके बाद चेक एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट जो है वो एक्सेप्ट हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 4 में है प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 में है बिल ऑफ एक्सचेंज, और चेक किस में है, सेक्शन 6 में है। अब लायबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे जो मेकर रहता है, मतलब जो प्रॉमिस करता है, वो फ्री नहीं रहता लायबिलिटी से। लेकिन अगर बात करें बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो जो मेकर रहता है उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जो मेकर रहता है वो तो ऑर्डर दे रहा होता है ना, उसे तो पैसा मिलना होता है। और चेक में क्या होता है, जो मेकर रहता है उसकी लायबिलिटी रहती है, ठीक है, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा जाएगा। अब बात करें प्रॉमिस और ऑर्डर, तो प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, और चेक में भी ऑर्डर होता है। अब कब पे, इसको पे कब किया जाता है, क्या वो पीरियड है? तो प्रॉमिसरी नोट जो होता है उसे हम डिमांड पे भी दे सकते हैं, या फिर जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है। और बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो ये भी, इसका भी सेम है जैसे प्रॉमिसरी नोट का, लेकिन जो चेक है वो सिर्फ और सिर्फ तभी दिया जाएगा जब इसकी डिमांड करी जाती है। अब बात करें एक्सेप्टेंस की, तो प्रॉमिसरी नोट को एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैं पैसा दूंगी, भले से दूसरी पार्टी से एक्सेप्ट करे या ना करे। बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना एक लीगल नेसेसिटी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बना कौन रहा है, जिसको पैसा मिलना होता है, तो वही इंसान नहीं एक्सेप्ट करेगा जिसे पैसा देना है। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट। और चेक में भी एक्सेप्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट फॉर नाउ। इफ देयर इज एनी डाउट, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।